बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में एक कौमी सलामती के मामले पर इन कैमरा सेशन हुआ, जिसमें ऑब्वियसली जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से आर्मी चीफ के मुतालिक जो उनके बयानात सामने आए, इन कैमरा था, कॉन्फिडेंशियल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि ज़राए से मीडिया तक पहुँच ही जाती हैं। तो वहाँ पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक तो ये बताया गया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं है और इसमें बहुत कुर्बानियां हैं पाक फौज की और ऑब्वियसली अवाम की भी। टोटल अगर हम बात करें तो 80,000 से ज़ायद कुर्बानियां जो हैं इस मुल्क ने पेश की हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में, जिसमें 20,000 से ज़ायद हमारे गाजी हैं, 10,000 से ज़ायद हमारे शोहदा का खून शामिल है। साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें आज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था कि जी हमें नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान को छोड़ के, इस बहस को छोड़ के हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है और उसके बाद जो आइन है पाकिस्तान का वो उसी चीज़ को सामने रखते हुए बात करता है और उसके बाद जो इख्तियार है मुल्क में आइन के तहत वो इस पार्लियामान के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। यानी इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है। इस वक्त एक और बहस जो मुल्क में चल रही है वो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की भी है, सो उस पर भी आगे जाके हम बात करेंगे। और एक और चीज़ भी, उसकी भी वजाहत अच्छा हुआ कि आ गई, क्योंकि ये खबरें चल रही थी जब पिछले दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बात की थी और कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर हम एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो कोई नया ऑपरेशन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस मुल्क में वो नहीं शुरू होने लगा, बल्कि एक ये जो कैंपेन रियासत पाकिस्तान की तरफ से है ये पहले से ही चल रही है, एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जो तमाम अहम अनासर हैं इस मुल्क के, चाहे वो कानूनी हैं, मौशरती हैं, मुआशी हैं, खारजी हैं, उन सबको इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और असल बात तो ये थी कि जब आर्मी चीफ की तरफ से ये तमाम पार्लियामान के हवाले से और आइन के हवाले से बयानात आए, सो हमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से खराज तहसीन पेश किया गया, डेस्क बजा के उनका इस स्टेटमेंट के ऊपर उनको अप्रिशिएट जो है उनकी तरफ से किया गया, सराहा गया। एक जो बहस आज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चल निकली है वो ये है कि जी पार्लियामेंट और जुडिशरी की लड़ाई में कौन जीतेगा। आज भी हमने देखा कि पार्लियामान से एक जो पार्लियामान के इख्तियारात में जो मुदाखलत का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुदाखलत की जा रही है, उसके खिलाफ करारदाद जो है वो इस पार्लियामेंट ने मंजूर की है। आपको याद होगा कि एक बिल जो है वो यहाँ से मंजूर हुआ और उस पे जिस तरीके से ताहुक्म सानी सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने अमल दरामद जो है वो रोक दिया। और ये जो लार्जर बेंच है जिसमें 8 जजेस हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर हो चुका है। ये मामलात पाकिस्तान को आखिर किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात पर कोई नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो आज उनकी तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि गैर मशरूत अनकंडीशनल मुज़ाकरात वो कहते हैं कि हम करेंगे, अपोजिशन से करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में इस वक्त शामिल है, यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा, ये 3 वो शख्सियात हैं जिन पर मबनी कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर अफनानुल्लाह खान मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के। बहुत शुक्रिया अफनान आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपका भी। और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं ज़रा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के तज़ियत से आज आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि आपने ये सारे मामलात देखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जरदारी साहब का भी खैर एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें जुडिशरी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौर में जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी, 100% बढ़ा दी थी और इस हद तक बढ़ाई कि अगर खुदा न खास्ता किसी जज को कुछ हो जाता है तो उनके बाद उनके बीवी बच्चों को भी वही तनख्वाहें जो हैं वो मिलती रहें। और ये मैंने इसलिए किया था कि अच्छे जज आएंगे, अच्छे फैसले होंगे जुडिशरी में। लेकिन इस वक्त जुडिशरी में बकौल जरदारी साहब उन्हें मोनोपोली नज़र आ रही है। सो ये मुस्तफ़ा खोखर से बताइएगा कि ये जंग, ये जो लड़ाई है इस वक्त और बबांगे दोहल हो रही है, इसमें कोई अब ये नहीं है कि जी खुफिया तौर पे या सीक्रेसी में कहीं कोई बात हो रही हो। पार्लियामेंट करारदादे जो है मंजूर कर रहा है, जुडिशरी जो है वो उनके पास किए गए बिलों पर अमल दरामद रोक रही है।
ये इसका अंजाम आखिर है क्या? जी शुक्रिया सादिया। अंजाम तो कोई भी अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली हम मजीद अनाकी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुल्क में जब इंसाफ देने वाला इदारा जो एक न्यूट्रल आर्बिटर की हैसियत रखता है, और जब वो मुतनाज़ हो जाए और वहाँ पर इंटरनल डिवीजन इस तरह खुलकर सामने आ जाए, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क में निज़ाम इंसाफ के लिए भी अच्छा नहीं है। इस वक्त हमारी मईशत, हमारी जो दहशतगर्दी की सूरत हाल आपने अपने इब्तदाइये के अंदर उसके बारे में जिक्र किया, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसका हवाला भी दिया। तो रियासत पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो इतने शदीद हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो हमें एक यूनिफाइड स्टांस उनके ऊपर इख्तियार करने से रोक रही है। हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे। जो अदारे हैं उनकी जो सैंक्टिटी है वो एट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट को आप देख लें, कोर्ट को देख लें। तो इस सारी सूरत हाल में नाउमीदी ज्यादा है, उम्मीद की बातें कम है। और दुख इस चीज का होता है कि 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और हम आपस में बैठकर अपने मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे। और इस सारे की जो कॉस्ट है ये वो लोग पे कर रहे हैं कि जो आज तारीखी महंगाई के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। हम कोई उसके ऊपर पॉलिसी नहीं बना पाए। IMF का कोई पता नहीं कि उसके कब हम उससे हमें किस्त मिले, और अगर मिलती भी है तो वो सिर्फ जून तक काफी होगी। जून के बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं है और उसकी कोई तैयारी भी नहीं है। तो ये सारे जो मामलात है, पाकिस्तान बहुत शदीद क्राइसिस में घिरा हुआ है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक खत्म नहीं होगी, ना इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और ना लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो चीजें करने की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली अभी कोई पॉलिटिकल प्लेयर तैयार नहीं है उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए। और सूरत हाल बढ़ती जा रही है और आगे मजीद क्राइसिस और मजीद एनार्की नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं कि कुछ अच्छा इस वक्त प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है और ख़बरें भी जो पहुंचती हैं, जो मीडिया तक भी पहुंचती हैं, वो कुछ अच्छे की नहीं हैं। एक चीज़ अफनान साहब जो आज आर्मी चीफ की तरफ से कही गई, बिल्कुल सही कि हाकमियत अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क का आइन उन्होंने कहा कि उसको इख्तियार मिला हुआ है। और वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए ही तमाम इख्तियार इस्तेमाल होगा, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम। लेकिन इस वक्त जो बहस चल रही है, जो आपके ऑन अब्बास पप्पी साहब की तरफ से भी आएगी, वो ये है कि वो मानते ही नहीं है कि पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ही पूरा नहीं है आपका, ये भी इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। तो असल बहस ये है। और फिर दूसरी तरफ ज़रा सुप्रीम कोर्ट के भी जो मामला शुरू हो गए, तो पार्लियामेंट पे आपको लगता है वाकई सवाल तो हैं, जितने भी करारदादें और जितने भी कवानीन ये पास कर लें, इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट नहीं है। अच्छा। वजह ये है कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट उस वक्त होती जब 172 या 173 वोट्स जो हैं वो उसके अंदर ना होते पूरे। उससे ज़्यादा अगर आपके MNAs अवेलेबल हैं और या बाकियों में जो है इलेक्शन हो रहे हैं या हो चुके हैं या ड्यू टू क्या कहते हैं कोई लीगल प्रोसीडिंग्स, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है 60 सीटों पे बाई इलेक्शंस नेशनल असेंबली के, तो वो उसकी वजह से रुके हुए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब PTI जो है वो नहीं है असेंबली में तो असेंबली इनकम्प्लीट। हालांकि ये असेंबली वो असेंबली है जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, तो उस वक्त ये असेंबली ठीक थी। ये तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाला मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसकी लेजिटिमेसी उससे ज़्यादा है जो इमरान खान के दौर में थी। एक ज़रूर मैं बात कहूँगा, बिल्कुल हाँ, उससे ज़्यादा है बिल्कुल। और एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि एक ज़रूर इशू है कि ये पार्लियामेंट जब बनी थी तो RTS को बिठा के PTI को जिता के और एक प्री पोल रिगिंग, पोस्ट ऑन द डे ऑफ द पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग की गई थी। लोगों को जो है वो डराया धमकाया गया था, लोगों की जो है वो टिकटें वापस कराई गई थी। तो वो एक ज़रूर इस पार्लियामेंट पे धब्बा है, मगर वो धब्बा ज़्यादातर जो था वो PTI के लोगों का ही था, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे तोड़ के इनकी पार्टी में जब शामिल किए गए थे या जो है दीगर पार्टियों से निकाल के इनकी पार्टी में डाले गए थे। अच्छा। और वो महकमा ज़राअत वाला मामला आपको याद होगा, बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त। हाँ। जब 2018 के इलेक्शन से पहले वो महकमा ज़राअत का जिक्र करते हैं, लेकिन अब वो करते हैं दूसरी तरफ से। देखिए, वो तो बात ये है कि वन पेज तो था ना, हमने सारे पाकिस्तान, ये मैंने तो नहीं कहा, हाइब्रिड निज़ाम भी था एक बड़ा मशहूर, जिसको इमरान खान साहब खुद उसकी बड़ी तारीफ़ें करते रहे। फिर खाली वो उसकी तारीफ़ नहीं करते थे, वो जो है वो कहते थे कि जी बड़ा अच्छे हैं, जनरल बाजवा बड़े अच्छे हैं और मैं एक पेज पे हूँ और हम बड़ा अच्छा हमारी टीम है। और ये सारा कुछ सारी कौम ने उनके मुंह से ये तमाम बातें सुनी हैं। तो अब उसको ज़ाहिर है अब आप
क्योंकि आपको उस वक्त सूट कर रहा था तो ठीक था, आज आप हुकूमत में नहीं है तो क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है तो पूरा निज़ाम ही ठीक नहीं है। इस तरह नहीं हो सकता। सियासत के अंदर कभी हुकूमत होती है, कभी नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ मेचोरिटी के साथ समझ में आती है। और जो है ये जब तक ये वाली मेचोरिटी नहीं आएगी तब तक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है वीक रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम वीक होगा तो इकोनॉमिक सिस्टम भी वीक होगा और आसूदी नहीं आएगी। ये जो आप लोग बातें करते हैं ना कि उस टाइम पे 1 पेज पे थे, ये जरदारी साहब को लग रहा है आज भी कुछ अनासर मौजूद हैं। मतलब आज एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने कहा कि बिल्कुल उस टाइम पे हम तहरीक अदम एतमाद हमने टेबल की तो बाजवा साहब की तरफ से ये हमें पैगाम आया कि आप ये ना करें, मैं इसको कहता हूँ तो इमरान खान को, और इमरान खान इस्तीफ़ा दे देता है। तो हमने कहा नहीं, हम इसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही निकालेंगे और हमें सारा प्लान पता है कि 2035 तक खान को रखने का प्लान था कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जो है वो लेकर आ जाएं और 2035 तक यही लोग इक़्तिदार में रहेंगे। और एक इमरान हमने निकाला है, अभी और बहुत सारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। सो ऑन अब्बास साहब, आप इनके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ से हुकूमती लोग जो हैं, ये साबिक सदर पाकिस्तान का भी बयान है, उनको लगता है कि अभी भी कुछ अनासर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन गुफ्तगू का, इन assumptions का और जरदारी साहब के जो खाम ख्याली है, इसका खैर जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आज का जो क्राइसिस है, अगर उसका क्रक्स निकाले तो वो क्रक्स किधर जाकर, इस वक्त एक पार्लियामान है, एक ऐसा पार्लियामान जो कि बज़ाहिर अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बज़ाहिर अवामी जो ट्रू मैनिफेस्टो है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए बैठा है, लेकिन हकीकत वो चंद ऐसे लीडरशिप की हवस में फंसा हुआ है जो अपनी अना से बात। अब ये जो आखिरी एक्ट जिसकी बात अभी आप भी कर रही थी कि जो कल प्रोसीजर के बारे से हुक्म इफ्तराई जो जारी किया है सुप्रीम, उसकी आखिर वजह क्या पेश है? एक ऐसा पार्लियामान बैठा जिसने एक ऐसा कानून पास कर दिया जो आइन से मुनाफी। ठीक है, पार्लियामान के पास ताकत है, लेकिन वो ऐसे कानून की बिल्कुल नहीं पासदारी कर सकता जो कि अवाम के खिलाफ जारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पार्लियामान 170 या 73 जितने भी लोग बैठे हुए वो ये कह दे कि जी पाकिस्तान में अगले 20 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते, अब क्योंकि पार्लियामान है कोई भी कानून पास कर दे, तो वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप आइन से बाहर जा रहे हैं या अंदर। या फॉर एग्जाम्पल, कल पार्लियामान कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मुस्तकिल 50 साल तक जो वज़ीर आज़म बनेगा उसके नाम के साथ जरदारी और शरीफ लगेगा और कोई बन नहीं सकता। पार्लियामान में कह सकता है, तो वहां आपको सुप्रीम कोर्ट। या फॉर एग्जाम्पल वो कहें जी 50 करोड़ की करप्शन जो है वहां तक पार्लियामान के तमाम मेंबर्स को 50 करोड़ 1 लाख के ऊपर इनके ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी मर्जी के कवानीन नहीं बना सकते और रेड लाइंस को नहीं कर सकते। अच्छा। अब इस क्राइसिस में है क्या बात, तो सिर्फ एक 90 दिन की इलेक्शन की हो रही है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक 90 दिन के इलेक्शन का टाइम फ्रेम है जो कि आइन में लिखा हुआ है। अब उसकी 90 दिन की बात कोई नहीं, बात क्या करते हैं जी 184 है नहीं है, 100 मोटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 7 जज और 7 और 8 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है वो साफ किताब जिसमें लिखा है कि अगर असेंबली टूटेगी तो इलेक्शन होंगे, उस पर बात नहीं करता। उस पे जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है वो कहती है जी पॉलिटिकल कैपिटल हमारा लॉस हो गया, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो फलानी एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हमने प्राइसेस बढ़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया, इस वक्त लोग वोट हमें देने को तैयार नहीं है। जब तक हमारा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं आता हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसके इंपैरेटिव आप देखना शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2 बहाने क्रिएट किए, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन पीडीएम का जो नैरेटिव है वो तो बिल्ड नहीं कर सकता। उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। अब वो अपनी जगह पे वहां सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों इशू रिजॉल्व कर दिए। स्टेट बैंक कह दिया पैसे दे दें, आप डिफेंस सेक्रेटरी कर दिया, बात खत्म होगी। लेकिन इशू वो है जो ये लोग कह रहे हैं, तो स्टेट बैंक को ही अब डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि जी फंड जारी कर दें बराह रास्त। पॉलिटिकल कैपिटल इतना बड़ा लॉस हो चुका है कि अगले 6 महीने इलेक्शन ना करवाएं फर्क नहीं पड़ता, आप अगले 2 साल भी इलेक्शन ना कराएं, ये लॉस आपको डेंट पड़ चुका है। अवाम में जाने के आप काबिल नहीं है। अब उसके लिए आपने हीले पाने करने, आप जिसी को खराब करें, आप जजेस को गंदा कहें, गालियां दें, उनके सामने से जो उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां वो खत्म कर दें, फायर पुलिस वाले हटा दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी जो पेंसिल की इंक्स है उसमें जनाब स्याही खत्म कर दें ताकि वो फैसला लिख सके। यू कैन डू एनीथिंग, बट आइन है वो अपनी जगह मौजूद है। अब उसके लिए आपने मलाइन करना है पूरी जुडिशरी को, पूरे जजेस को, दैट्स एंटायरली योर चॉइस, बिकॉज़ ये इस तरीका ये ऑब्वियसली मुस्तफा खोखर साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है एंड अगेन इट्स रिलेटिव, क्योंकि अगर हम एक साइड को देखते हैं तो कहते हैं कि देखें आइन हमें ये इख्तियार देता है, जो अभी बात भी हो रही थी कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। फिर दूसरी तरफ जो ऑन अब्बास साहब ने बात की कि ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी कानून साजी करते रहें, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है चेक एंड बैलेंस के लिए। अब ये जो मामला पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने वाला,
आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब पार्लियामेंट ने ही मना कर दिया है तो फिर हुकूमत कैसे फंड्स दे दे। तो उसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि जी आप फंड्स जारी कर दें। ये आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे, आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट पावर स्ट्रगल और व्हाट, बट ये जो मामला चल रहे हैं, ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ये इसमें जीत किसकी है? जीत के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हार श्योरली पाकिस्तान की है। देखिए, दो इस वक्त बुनियादी कंट्रोवर्सीज हैं जिन्होंने मुल्क को अपने लपेट में लिया हुआ है। एक 90 रोज में इलेक्शन कराना, और दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उनको फ्लिप करने के लिए जो हुकूमत कानून साजी लेकर आई है। मेरे नजदीक ये दोनों डिफरेंट इशूज हैं, अलग अलग इशूज हैं, और इनको अलग तरीके से ही देखना चाहिए। 90 रोज के अंदर जो इलेक्शंस की जो शिक है आइन के अंदर, वो बड़ी वाज़ेह है, उससे कोई डिपार्चर नहीं हो सकता, और उससे कोई भी डिपार्चर अगर आज उसको हम करते हैं या जस्टिफाई करते हैं तो फिर आने वाली किसी हुकूमत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं कराने। तो आई थिंक दैट द सुप्रीम कोर्ट इज फुली जस्टिफाइड in passing the order to implement the constitutional provisions regarding to the elections being held in 90 days। वो तो बिल्कुल उसमें कोई दो आरा नहीं है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का इस कानून के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनके हवाले से एक जो नई ज़ाहिर लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस की जा रही है एंटिसिपेटरी इंजंक्शन की, वो एक ऐसी चीज है कि जो जिससे तमाम कानून के ऊपर नजर रखने वाले लोग भी जरा शशोपंज में मुब्तला हैं कि ये नई जूरिस्प्रूडेंस जब अपनी बुनियाद पकड़ जाएगी और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके ऊपर बैठ के अपना फैसला दे देंगे, तो आने वाले वक्तों में कोई भी लेजिस्लेशन जब पार्लियामेंट में टेबल होगी या एक हाउस से पास होगी तो उसके खिलाफ पिटिशंस पहले ही सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों में चली जाएंगी इस फैसले की रोशनी में। तो ये एक ऐसी नई डेवलपमेंट है कि जो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की जो डोमेन है उसके ऊपर इंक्रोच करती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को कर्टेल करती है, और ये जूरिस्प्रूडेंस कोई पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में कोई अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी इस सूरत हाल को बट ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब इसमें कुछ ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस जा चुके थे। अब ये जब से 8 रुकनी लार्जर बेंच बना तो आज एक और हमने देखा कि रेफरेंस 8 के 8 जजेस के खिलाफ चला गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू का सामने आ रहा है, इख्तलाफी नोट्स के साथ सामने आ रहे हैं, रिटन ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। उसको सामने रखते हुए आपको क्या लग रहा है, ऐसा तो पहले सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी नहीं देखे कि इतना खुल के जजेस का इख्तलाफ हो? जी हाँ, और अनफॉर्चुनेट है इसके ऊपर जो लीगल माहिरीन है वो तो अब बहुत एक खतरनाक सूरत हाल पेंट कर रहे हैं, उसकी पेशगोई कर रहे हैं कि ये 8 और 7 का जो मुकाबला पड़ गया है ये किसी भी सूरत में इसका इख्तिताम कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, और वो जुडिशल एनार्की की बात कर रहे हैं। और इसमें इन दोनों जो डिवीजन भर के सामने ये जी बिल्कुल सही। और हमेशा हम देखते हैं कि इसी किस्म की जो चीज़ें होती हैं तो वो हम कहते तो हैं और ख़ुद वो इदारे भी आपको बताते हैं। आज भी जिस तरह से कहा कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, पाकिस्तान के आइन ने दिया, लेकिन जब आइन में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका पास ना किया जा रहा हो और इदारे आपस में आमने सामने हो तो खैर चाहता कोई भी नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जैसे पिछले दिनों हमारे खुद ही लॉ मिनिस्टर ने कह दिया था कि तीसरी फोर्स का रास्ता हमवार ना करें, तो ऐसा शक, ऐसा खदशा भी आई थिंक हुकूमत को और बाकी तरफ भी नज़र आ रहा है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट और जुडिशरी जो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। वहीं पर अफनान साहब, क्योंकि हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद भी हैं, और कल आपने एक ट्वीट किया है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो दिखा भी दीजिए, जिसमें सेनेटर अफनान साहब कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। हम तो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की बात कर रहे थे, आपने अपनी ही लीगल टीम को कहा कि नाकाम हो गए, क्यों? देखिए उसकी 2 वजूहात है बुनियादी तौर पे।
एक वजह यह है कि जो 2 जजेस की एलिवेशन हुई आउट ऑफ टर्न, वो जो भी उसके इर्द गिर्द महरकात थे या जो भी स्ट्रेटजी थी वो बुरी तरह फेल हुई। अच्छा। और उससे पहले जो 63A के ऊपर जो आइन को रीराइट किया गया, उस चीज़ को उस वक्त बंद बांधना भी हमारी लीगल टीम की जिम्मेदारी। अच्छा, अब ये लीगल टीम में है कौन कौन? देख, मैं अब इसमें नहीं जा रहा, आप ज़हीन खातून है नहीं बताते हो कौन कौन है? मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि पता नहीं ना, वो कुछ ना कुछ आए रोज जो है वो एडिशन होता रहता है ना लीगल टीम में, तो ये आपको पता है नए हैं पुराने हैं, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये वैसे ही इस पर कोई शक नहीं कि ये 2 बातों की वजह से जो है वो बेइंतहा नुकसान पहुंचा है और उसी की एडमिटेंस थी। और हम देखें, अगर अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो हम गलतियाँ दोबारा करते रहेंगे। 63A पे उस तरीके से आपकी टीम, आप कहते हैं, काम नहीं किया या उसको उस तरीके से चैलेंज नहीं किया? बिल्कुल, देखे ना आप, मुझे असल में 63A का जो इशू था वो तो बिल्कुल ओपन शट है। वो ये है कि अभी आइन की बात कर रहे थे 90 दिन की, मैं उसको भी थोड़ा सा कर लेता हूँ कि आइन जो है ना वो कोई ऐसी किताब नहीं है कि आप उसके 120 नंबर वाले पेज को तो आप कहें कि हाँ इसको तो मैं मानता हूँ, मगर 105 वाले को नहीं, वो ठीक नहीं है। ये इमरान खान साहब के मुफाद के हिसाब से आइन नहीं लिखा गया। जब 63A के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी आप अगर वोट डालेंगे, फ्लोर क्रॉस करेंगे, यू विल गेट डी-सीटेड बट यू विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ठीक है ना, ये इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। वोट काउंट होगा, जो वोट काउंट होगा आपका, इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने डाले, उनके वो डी-सीट हुए, तो फिर उस पर तशरीह की क्या ज़रूरत है? ये वही वाली मामला है कि इमरान खान साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैं बाहर ख्वार हो रहा था, तो मुझे जस्टिस कोसा ने कहा तुम कहाँ बाहर ख्वार हो रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा मसला हल कर। तो ये एग्जैक्ट उसकी एपिसोड 2 है। आप अपनी जो लीगल टीम को फेल होने का ताना दे रहे हैं वो आई थिंक इसलिए दे रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उससे तो और लड़ाई बढ़ जाती। फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जॉब हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए था, तो लड़ाई होती ना। नहीं, फिर बहुत सारे मसाइल देखे ना, हमने 63A भी कर दिया और वो बाकी वाला मामला भी फिर हमारे जज भी एलिवेट करा लिया उन्होंने। मतलब कि कहीं पे तो ये कमाल ही हो गया ना। इसके ऊपर बेसिकली क्या कहते हैं इशू हुआ। फिर देखिए बात ये कि खाली ये इसके ऊपर ये जो 90 दिन वाली बात है, मैं भी समझता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, मगर जब 2014 का धरना आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रहे थे तब आइन आपको याद नहीं आया। जब आपने जो है वो पनामा की जजमेंट में एक पूरा का पूरा जो है वो साजिश की और जो है वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठाया, तब आपको आइन याद नहीं आया। जब आपने RTS बिठाया तब आपको आइन याद नहीं आया। जब आपने हाइब्रिड निज़ाम कहा कि मैं हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हूँ तब आपको आइन याद नहीं आया। तो आज आप ये आइन कोई सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली यही है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये है तो फिर आप यू डोंट हैव द राइट टू से कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं। अच्छा, 90 डेज में इलेक्शन कराने वाले बाकी चीजें याद नहीं, आप कह रहे हैं 90 डेज याद है। मतलब आपने देखा पंजाब में हमें हुकूमत नहीं करने दी एक साथ, और बिल्कुल जिन लोगों ने नहीं करने दी वो भी सारे तो पाकिस्तान के सामने है कि नहीं जी ये स्कीम बंद कर दो। बिजली वाली स्कीम किसने बंद करवाई थी? नहीं जी ये हुकूमत जो है ये ट्रस्टी हुकूमत है, किसने कहा था ये? ठीक है, फिर ये मैं गुजारिश बस खत्म कर रहा हूँ। ये सारा कुछ जो है ये ऐसे कोई लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना, ये सारा वाज़ेह। मतलब आप इवन ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि फ्री आटा के ऊपर तशहीर नहीं करनी। 4 साल इमरान खान हर हमारे प्रोजेक्ट पे तस्वीर लगा के तशहीर करता रहा। अच्छा, किसी कोर्ट ने नहीं रोका। लेकिन अब ये इसका मतलब दे रहे हैं आज तो उन्होंने, खैर वो इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, आज तो उन्होंने स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया। स्टेट बैंक जो है वो फंड रिलीज कर देगा। मैं आपको एक वाज़ेह तौर पे बात बता दूं, तो वो इलेक्शन का मामला, स्टेट बैंक के कानून के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी अकाउंट से पैसे निकाले किसी और अकाउंट में डाले। ये उनके पास अथॉरिटी मौजूद नहीं है। इस तरह उठा के आप पैसे, इसका तो मतलब ये कल को कोई पटिशन करे अपना किसी कोर्ट के अंदर और कहे कि जी कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल के उधर डाल दे। ये आप एक प्रेसिडेंस बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस तरह नहीं होता कि आप जो है वो स्टेट बैंक को बुला के अपनी मर्जी करवा लें। तो ये ऑन अब्बास अब जो पहले बात कर रहे थे ना, उसी का दूसरा एस्पेक्ट ऑन अब्बास। अब आप ये कह रहे थे कि ये तो फिर पार्लियामेंट कल को जो मर्जी कानून साजी कर दे, कोई पूछने वाला ना हो, सिर्फ इस आड़ में कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है तो वहाँ आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है वो देखेगी। सो दूसरी तरफ ये भी है जो पहले मुस्तफ़ा भी बात कर रहे थे कि ये फिर पार्लियामेंट के इख्तियारात को इस तरीके से या उनकी तरफ से की गई कानून साजी को भी इस तरीके से जिसका कोर्ट का दिल करे, जो जजेस का जितने मर्जी का बेंच बना के आप हर चीज़ को उड़ा के रख दें, वो भी फिर पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत की बात आ जाती है। अब ये जो स्टेट बैंक को आज ऑर्डर फंड जारी करने का किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपने मौक़िफ़ सुन लिया है, यानी स्टेट बैंक भी नहीं कर सकता तो फिर ना फंड्स होंगे ना इलेक्शंस होंगे।
अच्छा, मैं इस बात से बहुत अग्री करता हूँ कि जो 7-8 का जो तमाशा चल गया इस मुल्क में, इसको शायद रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये एनार्की की तरफ जाएगा, एक केओस की सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जब कभी किसी सिचुएशन में जब भी एनार्की की सिचुएशन आई है, आखिर में वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट या सोल्यूशन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वो सुप्रीम कोर्ट ही रहता है। मतलब हमारे जब केस हमारा 1 साल पहले जब हमारा इशू बना था, जब ये सारी रूलिंग आई थी कासिम सूरी की, तो अब रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, जस्टिस बदियाल ही थे और ये सारे बेंच में तमाम लोग मौजूद थे। तो सब जब उन्होंने इस वे के वर्डिक्ट दिया था तो हमने जस्टिस बदियाल का नाम लेके कभी ये नहीं बताया कि कितने लोग हमारे साथ थे, कितने नहीं थे, किसी ने इख्तिलाफी वोट लिखा नहीं लिखा, वो एक्सेप्टेड। यस, हमने तनकीद जरूर फैसले पे की, लेकिन जजेस का नाम लेके मलाइन कभी नहीं किया। अब जो इस वक्त रीत चल गई है कि जी हमें पता है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान में कि 7 जजेस किधर है, 8 जजेस किधर है, ये तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में हर कोई फैसला जब कभी फ्यूचर में आएगा उसमें वह शायद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होगा कि 7 किधर को जा रहे हैं और 8 किधर को जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। इस किस्म की जो मेलाइनिंग ऑफ जुडिशरी है और लास्ट मतलब जो हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एज अ पाकिस्तानी मैं इस पे बहुत ज्यादा मतलब आई फोरसी समथिंग गोइंग वेरी बैड इन द फ्यूचर, ये तो इसमें कोई दूसरी है। लेकिन आगे अब गवर्नमेंट का जो रवैया देख रहे हैं ना, वो भी इंतहाई किस्म का वो एक स्टबन ढीठ होने वाला ना कि जी अब फॉर एग्जांपल जी स्टेट बैंक के जो है ना गवर्नर के पास इजाजत नहीं है। मैं आपको बताता हूं होगा क्या, स्टेट बैंक का गवर्नर अगले 2 दिन बाद इस्तीफा दे देगा। जी मेरे पे प्रेशर बहुत है, मैं जनाब काम नहीं कर पा रहा और ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि यकीनन जिन लोगों ने प्रेशर उन पे देना है उन्होंने प्रेशर सुप्रीम स्टेट बैंक के गवर्नर पे भी देना, वो इस्तीफा दे देगा। 3 दिन बाद अगर कुछ और हो जाता है, फिर इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस्तीफा दे देगा, फिर उसके मेंबर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी पूरे चारों सूबों के वो भी आहिस्ता से, ये ऐसा सिस्टम है। ये नहीं कि आप ये समझे कि हर चीज ऐसे नजर आती है जैसे एक डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जैसा पंजाब गवर्नमेंट के ताबे नहीं होते कि अगर तुमने मेरी बात है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस वक्त गवर्नमेंट इस लेवल तक जा चुकी है, क्या इलेक्शन कमिश्नर, क्या स्टेट बैंक, क्या मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री, हर वो चीज जो ये चाहते हैं, अगर मेरी ताबे हर चीज चलनी शुरू हो जाए तो फिर मुल्क एनार्की की तरफ जाएगा। आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप ये इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, बट अगर आपने जुडिशरी के फैसलों को आज फॉर एग्जांपल कल को अगर कोई कत्ल करके कहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी दे और उस वक्त की गवर्नमेंट कहे जी मैं इसको फांसी नहीं देना चाह रही, जल्लाद इनकार कर दे, तो मुल्क तो क्यास में चला जाएगा, फिर तो हर बंदा कातिल बन जाएगा। यू कैन नॉट डिफाइन लॉ एज पर योर ओन विशेस। हम जो कह रहे हैं 90 दिन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फंड्स जारी करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर कर सकता है, नहीं कर सकते, जब उस पे हुकूमत का और उससे बढ़ के पार्लियामेंट का एक मौकफ मौजूद है। ये इनकी तो डिबेट है ना कि वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए गवर्नर स्टेट बैंक एक्सपेंडिचर है। जी फरमाइए। ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं जिसकी अप्रूवल चाहिए होती है। एज पर आर्टिकल मुझे 57 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हर वो एक्सपेंडिचर जिसकी रूटीन में एक चीज प्रोविजनिंग है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। आपने इस वक्त फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में 78 अरब रुपए आटे के लिए दे दिए, कोई इशू नहीं बना। आपने हर मेंबरान कौमी असेंबली को 50-50 करोड़ गलियों के लिए, नालियों के लिए, सड़कों के लिए, कोई इशू नहीं बना। ये चार्ज एक्सपेंडिचर था। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सट्रीम पे जाके कहा, जब उसने देखा कि गवर्नमेंट कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं है, पार्लियामान अपनी मर्जी के ताबे कानून बनाती जा रही है, तो एट द एंड स्टेट बैंक को कहना था कि जी आप क्योंकि इस वक्त अथॉरिटी है आप ये फंड ट्रांसफर कर दें। बट आई कैन अश्योर यू जिस किस्म की हद तक जा सकते, बात ये नहीं, बात पैसों की तो है ही नहीं, बात पॉलिटिकल कैपिटल लॉस की है, बात अवाम में जाने की है। इस वक्त की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 1% ऐसे मामला नहीं है कि गवर्नमेंट अवाम को जाके फेस कर सके, और उनको पता है कि अगर उनको एक 5 साल की और अपोजिशन पड़ गई, मतलब इस वक्त अगर ये सारी एस्टैब्लिशमेंट इनकी तरफ प्रेशर डाल भी दे, तब शायद ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। आप कह रहे हैं कि जी कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देगा, गवर्नर स्टेट बैंक रिजाइन कर देगा ताकि इन मामलात से निकला जा सके कि जी हम पे दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे तो सेनेटर अफनान साहब लगता है कि ये आज उन्होंने स्टेट बैंक को बोला है, कल को वो हर चीज पे, हर मामले पे अगर आपको बुला लेते हैं, जैसे बार बार ये कहते हैं कि जी तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जाएं वजीर आजम, तो शायद आप लोग उस चीज के लिए वाकई तैयार हैं। क्या हमें निकालते हैं तो निकाल दें, हमने इनकी बात नहीं माननी। नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर ये इसके ऊपर हम कंटेम्प्ट अगर ये लगाते हैं लगा दें, लेकिन ये इस तरह हम नहीं। देखिए 1 साल से ये चल रहा है सिलसिला, पंजाब गवर्नमेंट वाला मामला आपके सामने है कि कैसे जो है वो जो है अदलिया ने उसको बिल्कुल मैनिपुलेट किया सारी सिचुएशन को इन फेवर ऑफ पीटीआई। मतलब ये भी तो एक क्या ये गैर ये आईनी काम था ये जो किया आपने कि जी आपने ट्रस्टी प्राइम चीफ मिनिस्टर होगा। फिर जब हमारे खिलाफ फैसला दिया, अदालत ने फैसला दिया कि जी जो पार्टी हेड होगा उसके कहने के ऊपर वोट पड़ते हैं, तो इसलिए पार्टी हेड नवाज शरीफ नहीं हो सकता, उसको हटा दो। और जब वोट देने का इस दफा टाइम आया तो कह दिया कि पहले वोट पड़वा लिए 25, और जब हमारी बारी आई तो 10 के ऊपर कह दिया काफ लिख के कि जी नहीं वो तो
पार्लिमानी लीडर वोट डालेगा। ये जब इस हद तक मामला चले जाएं, और ये इसमें सबसे ज्यादा जो है इस पॉलिटिसाइज करने को अदलिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी एक इंसान की है, उसका नाम इमरान खान है। अच्छा, क्योंकि उसने अपने जाती मकासद को पूरा करने के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी गुजारिश सुन लें, ये जो शाहिद मेतला का इंटरव्यू है जनरल बाजवा वाला, उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये अपने बीवी बच्चों के कहने के ऊपर जो है फैसले देते। मैं नहीं कह रहा, ये आपको, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ उस इंटरव्यू को। तो जहां मामला इस हद तक खराब हो जाए कि आप एक सीसीपीओ लाहौर को लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ रही है, इलेक्शन पंजाब में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ रही है, लेजिस्लेचर को अपना काम नहीं करने दे रही सुप्रीम कोर्ट आ रही है, आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर वो घुस गए, एग्जेक्टिव में घुस गए, तो फिर जाहिर है फिर कहीं पे तो हमने बंद बांधना है ना। एक हद तक ही हमने सारी बातें मानी है। ये वैसे मुस्तफा खोखर साहब, ये जो शिकवे कर रहे हैं, आपके साबका पार्टी की जब हुकूमत थी वो एग्जैक्टली ये शिकवे उस टाइम पे हो रहे होते थे इफ्तिखार चौधरी साहब से कि वो ये कर रहे हैं, हर काम में इंटरफेयर करते हैं। आपको लग रहा है कि वाकई मुताबिकत है आज के हालात में और उन हालात में? सादिया, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और कासिम सूरी साहब ने उस तहरीक को पेश करने से रोकने के लिए उस वक्त इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई और उसके तहत उन्होंने जो फैसला दिया कासिम सूरी साहब ने कि ये तहरीक नहीं पेश की जा सकती, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, मेरी नज़र में वो इंटरवेंशन ठीक इंटरवेंशन थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की जो ऑर्डर्स दिए हैं वो भी आइन के तहत किए हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज हमारे फायदे में हो तो हम उसको कहें कि हाँ जी वाह बहुत अच्छी चीज है, और जो चीज हमें सियासी तौर पर हमारे फायदे में ना हो तो हम उसके ऊपर वावेला बचाना शुरू कर दें। तो दोनों इंस्टेंसेस में सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में ठीक थी। जहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें पूरी लीगल फ्रेटर्निटी हो या वैसे आम पब्लिक हो, उसमें भी एक कंसेंसस है कि जो अनचेक पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, सो मोटो की पावर्स है, जो बेंच फिक्सेशन की कॉम्पोजिशन की जो पावर्स हैं वो अनफेटेड नहीं होनी चाहिए। उनकी जो उनको जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए। हमने पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ी कॉस्ट भी पे की है। जब आपने देखा कि ओवर रीच हुआ और कारके का केस हुआ, रिकोटिक का केस हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को उसके अंदर फाइन्स पे करने पड़े जो टैक्स पेयर्स के पैसों से दिए गए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तभी खड़ी हुई जब जुडिशियल एक्टिविज्म अनचेक्ड तरीके से एक बाहर निकला अपनी हदूद से, और उसने एग्जीक्यूटिव की डोमेन के अंदर इंटरफेयर करते हुए बहुत से ऐसे फैसले किए जिनका आज तक हम नुकसान उठा रहे हैं। तो अगर मेरी नजर में जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए तो और सिर्फ जो बुनियादी हकूक हैं आइन के अंदर दिए गए उनके हवाले से होना चाहिए, जैसे मिसिंग पर्सन्स हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस है, अनलॉफुल डिटेंशंस हैं, सारी हकूक अगर इन्फोर्स नहीं हो रहे तो उस हवाले से अगर जुडिशियल एक्टिविज्म हो तो वो एक अच्छी चीज है। ये बाकी एग्जीक्यूटिव की डोमेन में इंटरफेरेंस अनफॉर्चुनेटली माजी में भी इसके अच्छे नतीजे नहीं निकले और आने वाले वक्तों में भी नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, ये जो बिल है जो पार्लियामान ने पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, अगर इसको भी देखें इसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अरसे से डिमांड रही है लीगल फ्रेटर्निटी की। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अदालती रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए थी बहुत पहले। इनफैक्ट खुद अब जो साबिक जजेस हैं वो ये बात करते हैं, बड़े सीनियर लॉयर्स जो हैं वो 184(3) पे, उसके इख्तियार पे किस तरीके से होना चाहिए वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इसकी आड़ में बहुत सारे इलेक्टेड वज़रा आज़म को घर भेजा जाता रहा है, मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म की जाती रही हैं, लेकिन डिक्टेटर्स को वहीं पर तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता रहा इस आड़ में। लेकिन एक चलें ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जब भी हम बात करते हैं सियासत में कि जी तमाम दरवाजे खुले रहने चाहिए, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन अभी तक ये जो डेडलॉक की सी कैफियत है, असल मसाइल जो है वो इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं कि सियासी जमातें आपस में बात करने को तैयार नहीं। और जब मैं सियासी जमातें कहती हूँ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमत। मुझे ये बताइए ऑन अब्बास साहब कि अभी पीपल्स पार्टी ने तो आज
3 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी बना दी है। आई थिंक ये तमाम रीजनेबल लोग हैं, इसमें कायरा साहब हैं, गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, जिस पे एतराज़ नहीं होगा। और अगर आप जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-4 और लोग इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें तो शायद कोई मामला किस तरफ लग जाए। क्यों नहीं बैठने को, मुज़ाकरात पे बात करने को सियासी जमातें तैयार? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की जो रीत है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब ये हमेशा गुफ्तगू के अंदाजे से बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी भी नहीं सुनी जा रही। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं या जिन लोगों ने फैसला करना है वो शायद पीपल्स पार्टी की उससे भी बाहर है, और आई डोंट थिंक सो कि ये बेटर करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब जमान पार्क में 14 मार्च को वो एक तामील के लिए वारंट के लिए आए थे, तो शाहमुद कुरैशी साहब और मैं और बाकी 2-3 और सीनियर लीडरशिप के जो भी दोस्त थे, हम तो खैर साथ पीछे थे, तो जब बात करने के लिए DIG से गए थे, उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ तामील कराने हैं, आप तामील करा दो चले जाएंगे। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए वापस लौटे से अभी तक वापस खान साहब के घर में एंटर नहीं हो तो ऊपर से जब शेलिंग शुरू हो गई और 2.5-3 घंटे मुसलसल शेलिंग शुरू थी। सो इस किस्म की नेगोशिएशन जिसमें आप बात कर रहे होते और आपको पीछे से वो अचानक जो है ना वो छुरा घोपना शुरू कर दिए, इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अब जरदारी साहब ने आज से 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, जब फायजीसा साहब उनके बिल्कुल साइड पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि जी बात तो कर रही है लेकिन आपको बात के लिए शहबाज शरीफ के पास जाना पड़ेगा और चल के उनके पास जाना पड़ेगा। अब ये जो प्री सेट कंडीशंस होती हैं वो तमाम नेगोशिएशंस को पहले किल कर देती है। हम तो पिछले 1 साल से करेंगे, हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। पुरानी माजी की बात छोड़ें, आज जो कमेटी बनी है, मैं कह रहा हूं हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। ऐलान किया है कि हम ये गैर मशरूत बगैर किसी कंडीशन के हमने ये कमेटी बनाई है। आसादी भी की इशू है, आपकी और मेरी किसी बात पे लड़ाई है। हम कहते हैं, हमें कोई तीसरा बंदा कहता है जी मैं पंचायत बनाता हूं, आपको दोनों को बिठा देता हूं, तो हम बात उसी इशू पे बात करेंगे ना। हमारा जो इशू है जिसके ऊपर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। हमको ये तो नहीं कि घर के खाने में उसको डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सो आपको अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने इस नेगोशिएशन के, तो उसमें मेजॉरिटी रेफरेंस तो सबसे पहले इलेक्शन है, नंबर 1 पे इलेक्शन होगा। अगर उसमें 2-3 चीजें आप ऐड करना भी चाहते हैं, हम उस पर बात है, लेकिन आप कहेंगे जी इलेक्शन उसका पार्ट नहीं होगा और नेगोशिएशन, तो फिर अपने बैठ के कोई पीपल्स पार्टी से कोई मौसम तो डिस्कस करना नहीं है, या मतलब करप्शन के तौर तरीके तो डिस्कस करने नहीं है। हमें तो आपसे बात करनी है फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर में इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो वहां पे डिस्कस होता है ना, मौसम का हाल, जहां पे मतलब और कोई डिस्कशन बची ना हो कुछ, तो आप एनीवेज ये भी है। आपसे बात करते हुए कमेटी तो मैं कह रही हूँ 3 लोगों की बड़ी अच्छी बन गई, लेकिन ऑन अब्बास जैसे अच्छे रीजनेबल लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आ जाएं और बैठ जाएं, तो फिर ऑन अब्बास को भी जाके उठ के खान साहब की तरफ जाना पड़ेगा, जमान पार्क पूछना पड़ेगा कि ये है, फिर वहां से इनकार भी आ सकता है ना। खान साहब कहते हैं कि ये क्या किया है, ये क्यों बात मान ली है, तो असल तो फिर फैसले वहीं पे होने, क़यादतों के, और क़यादतें बैठने को तैयार नहीं है। अफनान साहब, ये पीपल्स पार्टी की जो कमेटी बनी है, इसमें आपके लोग भी तो आ सकते थे ना, थोड़ा शायद उनको और एश्योरेंस मिल जाती कि वाकई पहल की है, इनिशिएटिव लिया है हुकूमत ने। ये तो एक जमात ने बनाई है कमेटी। देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के अलाइड पार्टी है इस वक्त, और वो हुकूमत में है बल्कि, तो उन्होंने अगर कमेटी बना के कोई कोशिश कर रहे हैं कि जो है कोई मामला निकाला जाए ऐसा अफ़ाम व तफ़हीम से, तो जो है उनकी जो कोशिश है उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ जाती है। अच्छा, अगर वो किसी ऐसी जगह जाती है जिससे मुल्क में इस्तेहकाम आता है तो ये कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मेरे नज़दीक सियासतदान जो है उनको बातचीत करनी पड़ती ही है। मसला सिर्फ इस वक्त ये है हमारे एंड के ऊपर कि इमरान खान साहब की ज़बान के ऊपर एतबार कौन करेगा। प्रॉब्लम ये है, आपको इसकी कौन गारंटी देगा कि वो बैक ट्रैक करके यू टर्न नहीं ले लेंगे, जिसके लिए वो बहुत मशहूर है, और जो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसके अंदर वो बहुत बड़ी एक चीज़ है यू टर्न। तो अब ये मामला इसके ऊपर आके ज़्यादा फंसता है। और देखें पाकिस्तान की जो रियासत है ना, वो किसी एक इंसान के मुफाद के लिए नहीं बनाई गई थी कि जी इमरान खान साहब कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे, वो कैसे जो है इलेक्शन जीतेंगे, कैसे उनको बिठा, ये पाकिस्तान की रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारी कोई, ना बाकी 22 करोड़ लोग। ये इमरान खान की और पीटीआई की जरूर हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम किसी ऐसी चीज है कि वो भी जो उन्होंने बात की कि अगर कोई तीसरा फरीक बिठा भी देता है, फर्ज करें बैठ जाते हैं आप लोग एक टेबल पर हैं, वो कह रहे हैं बात फिर इलेक्शन से शुरू होकर इलेक्शन पे खत्म होगी ना, कोई इधर उधर की बात फिर हमने देखिए बेशक इलेक्शन से शुरू होकर इलेक्शन के ऊपर भी हो, सवाल ये है, करो वो तो कहते हैं 8 अक्टूबर की हमने डेट दी हुई है। एक मैं आपको बात बता दूं, बात 8 अक्टूबर की भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात यह है कि इमरान खान की जबान पे एतबार कौन करेगा। आप मुझे बता दें कि कौन पाकिस्तान की कौन सी ऐसी हस्ती है जो ये कहेगी कि मैं गारंटी देता हूँ, जिसके ऊपर साहब मान जाएंगे कि ये
ये यू टर्न नहीं होगा। और नब्बास साहब देखिए, अब खान साहब के बारे में ये चीजें हो गई कि वो जो एहसान जिन लोगों ने उन पे किया था, जो उनके मोहसिन थे, अब वो उनके खिलाफ बातें करने लग गए ना, तो कह रहे हैं कि कोई उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। असल चीज वो है कि उनका एतबार कौन करे। आपको शायद खान साहब की एक स्टेटमेंट याद होगी, उन्होंने कहा था कि मैं जाती जो अब असल जो इश्यूज है ना वो मिसट्रस्ट का नहीं है, असल इशू जो खौफ है वो ये है कि अगर खान साहब दोबारा ताकत में आ गए तो शायद ये इंतकाम लेंगे। और मैं इसको बार बार टॉक शोज पे कह सकता हूँ, जाती इंतकाम मैंने अब कम से कम 13 साल में जिंदगी में कभी नहीं देखा कि खान साहब ने जाती वेंडेटा किसी रखा। हमारा एक बंदा अभी पार्टी में शामिल हुआ है आज से कोई 10-12 दिन पहले, और मेरा बड़ा शदीद एतराज था उसके ऊपर, और उसने बड़ी गुफ्तगू खान साहब। तो मैंने खान साहब जाकर पूछा कि मैं जी मेरा इशू नहीं है, इट्स योर पर्सनल, कि यार मैंने माफ कर दिया, कौन सा बड़ा इशू है, जाती इशू तो है नहीं। इशू इन लोगों का जो खौफ है ये कि खान साहब आके इंतकाम लेंगे। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी अब जो मैं बता रहा हूं जो असल इशू होगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है खान साहब का कि जी अगर जब मैं ताकत में आता हूं, ये मुझे कहें जी करप्शन के केस खत्म कर दो, या एनआरओ या जो नैब की जो अमेंडमेंट की है, जो 50 अरब 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन की माफी है, नीचे की माफी नहीं है, नीचे की माफी ऊपर की माफी नहीं है, इस तरह की चीजें हम नहीं छोड़ेंगे। तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं जाती इशू माफ कर दूंगा, मैं अवाम के पैसे की चोरी माफ नहीं कर सकता। ये वो इश्यूज हैं जो टर्म रेफरेंस में आएंगे। खान साहब के साथ जब ये लोग बैठेंगे, इन्होंने इलेक्शन की डेट के अलावा ये भी बात करनी है कि आप हमारे खिलाफ केसेस नहीं खोलेंगे, आप नवाज शरीफ को अहल होने देंगे, आप मरियम के खिलाफ तमाम केसेस खत्म कर देंगे, हमजा के करप्शन केसेस। अब ये मामला हमारे पास से बाहर है। मैं कैसे कह सकता हूं, खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं सारे करप्शन केस माफ कर दूंगा, इलेक्शन की बात कर ले, आप ये हमसे बात कर रहे, खान साहब ये भी कह देंगे तुमने जो अल्लाह माफ करे जो हम पे जो कातलाना हमला, वो उसके मंसूबों को भी माफ कर देंगे, टाइम थोड़ा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। सब जवाब देना चाह रहे हैं क्विकली, लास्ट कमेंट। जिस पॉलिटिकल पार्टी के हुकूमत में आने के बाद मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ गई हो, ये बेसिकली कोई चाल जलेंगे, इनकी हमेशा से यही रही है, हमें मालूम है कि हम इनको कोई झूठ बोलेंगे, कोई धोखा देंगे, और वो फिर क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब और सेनेटर और अब्बास पप्पी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।